हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैबटेक सुभ्रा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था यूपी में हाल ही में जो एक एग्जाम हुआ था एनएचएम का लेबोरेटरी टेक्नीशियन वैकेंसी के लिए, तो वो वाला क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो क्लिनिकल हेमाटोलॉजी सेक्शन से जो क्वेश्चन था, हम लोग 8-9 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे। एंड आज वैसे ही क्लिनिकल हेमाटोलॉजी से और भी 2-4 क्वेश्चन जो बच गया था, एंड नेक्स्ट जो होता है ब्लड बैंकिंग जो क्वेश्चन, वो वाले सेक्शन से भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन का अच्छे से दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को मैं जब भी एक नया सा अपडेट दूं आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए। ठीक है, फिर चलिए चलते हैं, आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 का था, जो कि कल बच गया था क्लिनिकल हेमाटोलॉजी से। सो द क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सल्यूट प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरा बात किया था कि सीरम क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड प्लाज्मा में ऐसा कौन सा सल्यूट जो है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। सो गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि सल्यूट क्या होता है, एज वेल एज सॉल्वेंट क्या होता है, और सोल्यूशन ही क्या होता है। तो फिर आप लोग ये पूछोगे कि मैम हमको केमिस्ट्री क्यों पूछ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन गाइस, ये केमिस्ट्री की जो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस, इफ यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर ए सॉल्ट वाटर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक वन ग्लास ऑफ वाटर, राइट। सो दैट ग्लास ऑफ वाटर इज नथिंग बट अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट होता है वो वाटर, एंड द सॉल्ट विच यू आर एडिंग दैट इज कॉल्ड एज सल्यूट, राइट। तो ये जो पूरा आप लोगों का जो NaCl या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सॉल्ट वाटर जो बन जाता है, दैट सॉल्वेंट प्लस सल्यूट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। मुझे लगता है आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, एज वेल एज सॉल्यूशन क्या होता है। तो गाइज, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है हमारा जो प्लाज्मा है। सो जस्ट थिंक कि प्लाज्मा हमारा क्या है, सॉल्वेंट है विच इज प्रेजेंट इन द मेजर अमाउंट। और प्लाज्मा में ऐसा कौन सा सल्यूट जो है वो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कौन सा जो चीज़ है वो प्रेजेंट रहता है। सो द ऑप्शंस आर anion like chloride, crystallite like glucose, cations like sodium, as well as colloids like plasma proteins। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी सॉल्ट वाटर के बारे में, वहाँ पे आप लोगों का सोडियम रहता है और क्लोराइड जो रहता है, उसको सोच के आप लोग ये जो ऑप्शन नंबर ए है उसको टिक मत कर देना कि हाँ क्लोराइड ही प्रेजेंट रहेगा। मैं वहाँ पे सॉल्ट वाटर की बात कर रही थी, whereas हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। सो प्लाज्मा में हमारे कौन सा जो सल्यूट है विच इज प्रेजेंट इन मेजर कंस्टिट्यूएंट। सो अगर आप लोगों को पता है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कॉलर्स लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो आप लोगों ने सुना होगा जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर में प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट रहता है। सो उसी का जो वही है मेजर कंस्टिट्यूएंट इन द प्लाज्मा, राइट। तो गाइस, आप लोगों को कैसा लगा ये क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोगों को दिया गया है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेस ऑफ लिम्फोसाइटोसिस एक्सेप्ट। छोटा सा ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग डिस्क्राइब करो तो बहुत ही बड़ा सा लगेगा आप लोगों को। सो लिम्फोसाइटोसिस क्या होता है, ये लिम्फोसाइट का इंक्रीज हो जाना। सो इफ यू डोंट नो व्हाट आर लिम्फोसाइट्स आर टाइप्स ऑफ white blood corpuscles or the leukocytes. So there are also large lymphocytes or small lymphocytes are also there. तो lymphocytosis condition होता है, जो होता है lymphocyte जब increase हो जाता है, जब बढ़ जाता है, उस condition को हम लोग बोलते हैं lymphocytosis। But the question here is, ऐसा कौन सा कंडीशन इसमें है जिसमें आप लोगों का लिम्फोसाइटोसिस नहीं होगा, राइट। क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़ोगे तो ही जाके आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि किस क्वेश्चन में आप लोगों का एक्सेप्ट दिया है और किस क्वेश्चन पे आप लोगों का रीजन दिया है। तो अगर आप लोगों ने ये सोचा होगा कि हाँ लिम्फोसाइटोसिस दिया है, तो हम लोग पोस्ट स्प्लेनोक्टोमी को टिक कर लेते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने पूरा नहीं पढ़ा है। सो जब भी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तो कुछ उसमें से कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपका आंसर जो है वो सही होना चाहिए, राइट। सो ऐसा जो कंडीशन कौन सा कॉजेस है लिम्फोसाइटोसिस का, जो कि इसमें अंदर नहीं है, ठीक है। तो एड्स है, एड्स होता है एक डिजीज दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम व्हिच इज कॉज्ड बाय द वायरस कॉल्ड HIV, रेट्रोवायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ऑप्शन नंबर बी पे पोस्ट स्प्लेनोक्टोमी। स्प्लेनोक्टोमी यानी स्प्लीन को निकाल देना, टू कट दैट स्प्लीन, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है आप लोगों का इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो होता है दिस इज ए किसिंग डिजीज और यू कैन से इट एज, तो ये होता है आप लोगों का EPV वायरस यानी एप्स्टीन बार वायरस के थ्रू, और ये आप लोगों का जो शेयरिंग योर ड्रिंक्स और थ्रू सलाइवा इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। एंड ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है आप लोगों का ट्यूबरकुलोसिस विच इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल which is a acid fast bacilli, all of you know that, right। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। यहाँ पे एड्स है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, और उसके बाद पोस्ट स्प्लेनोक्टोमी है, एज वेल एज ट्यूबरकुलोसिस है। सो द क्वेश्चन हियर इज, ऐसा कौन सा कंडीशन है इसके अंदर में जिसमें आप लोगों का लिम्फोसाइट्स इंक्रीज नहीं हो, राइट, विच इज नॉट ए कॉज ऑफ लिम्फोसाइटोसिस। तो आंसर मेरे को बताइए अगर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर पता है तो नहीं पता है कोई बात नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एड्स। तो एड्स एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आप लोगों का इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाता है। लिम्फोसाइटोसिस यानी लिम्फोसाइट्स का बढ़ जाना, WBC का बढ़ जाना, स्पेसिफिक वन दैट इज द लिम्फोसाइट्स का बढ़ जाना। लेकिन जो एड्स कंडीशन में आप लोगों का होता है क्या, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनका इम्यूनिटी जो लो हो जाता है, इसीलिए उनको बहुत सारे डिजीज क्या होता है ना अटैक करने लगता है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 से है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, द क्वेश्चन इज फ्रॉम माइलोब्लास्ट टू मैच्योर ल्यूकोसाइट्स। तो आप लोगों को पता होगा जो डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स और वाइट ब्लड कर्पस्कल्स का आप लोगों का जो डेवलपमेंटल स्टेज है, कितने स्टेजेस होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यूजुअली टेक्स अबाउट, तो जो ल्यूकोसाइट्स का फॉर्मेशन होना, आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग तो सिर्फ आरबीसी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, आरबीसी चल रहा है, एरिथ्रोसाइट का डेवलपमेंट, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो एनीमिया हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है आरबीसी की वजह से। लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, इट फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन, क्योंकि बहुत बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों को कि जो ब्लड सेल्स होते हैं उनका काम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट आरबीसी का काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन या फिर हीमोग्लोबिन उसके पिगमेंट जो है उसके अंदर में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का क्या क्या काम होता है, इट फंक्शंस टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। और प्लेटलेट का तो आप लोगों को पता ही है, इट फॉर्म्स द क्लॉट, ठीक है, कोआगुलेशन में हेल्प करता है आप लोगों का प्लेटलेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ल्यूकोसाइट का जो फर्स्ट यंग स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज माइलोब्लास्ट, बट द क्वेश्चन हियर इज द टोटल डेवलपमेंटल स्टेज फ्रॉम माइलोब्लास्ट टू मैच्योर्ड ल्यूकोसाइट कितना दिन लगता है। क्या आपने सोचा था कि ऐसा वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितना डेज लेता है ल्यूकोसाइट फॉर्मेशन, उसका जो डेवलपमेंटल स्टेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होते हैं और ये जो मैच्योर्ड ल्यूकोसाइट का डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा है। तो स्टार्टिंग है माइलोब्लास्ट, और उसके बाद में बन जाता है वो प्रोमाइलोसाइट, उसके बाद माइलोसाइट, उसके बाद बन जाता है मेटामाइलोसाइट, और उसके बाद बन जाता है बैंड सेल्स। तो कैसे आप लोगों ने अगर सीबीसी रिपोर्ट देखा होगा कि जो यंग बेबीज़ होते हैं उनका जो होता है बैंड सेल को कैलकुलेट किया जाता है, तो बैंड सेल का उसका परसेंटेज देखा जाता है। तो अगर कभी ना कभी आपने सुना होगा कि बैंड सेल्स क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, इमेच्योर ल्यूकोसाइट्स कॉल्ड एज बैंड सेल्स, राइट। तो बैंड सेल होता है और उसके बाद फाइनली आप लोगों का बनता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। So these are the stages of the leukocytes, right? Development of the leukocytes. But the question here is how many days it will take for the production of mature leukocytes. So the options are option number A पे आप लोगों को दिया गया है 15 days, 3 days, 2 days, 10 days. तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगी, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कितने दिन में बनते हैं, मेरे को बताइए। क्योंकि आरबीसी का तो आप लोगों को पता ही है, मैं आप लोगों को नहीं पूछूंगी, अगर नहीं पता है जाके सर्च कर लीजिए, जानना बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर डब्ल्यूबीसी का क्वेश्चन आ सकता है तो क्यों ना आरबीसी और प्लेटलेट का क्वेश्चन आएगा, राइट। तो आप लोग बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि प्लेटलेट जो होते हैं उसका डेवलपमेंटल स्टेज जो होता है कुछ होता है या फिर नहीं होता है, अगर होता है तो कितने दिन तक होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 10 days। फॉर फॉर्मिंग मैच्योर ल्यूकोसाइट्स इट टेक्स only 10 days, right। so चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के पास। 13 आप लोगों के सामने है, an increase in eosinophil count। so what are eosinophils? Eosinophils are also a type of WBC।
क्योंकि WBC जो होता है उसके 5 टाइप्स होते हैं. दे आर कॉल्ड एज granulocytes as well as agranulocytes. They are divided into on the basis of on the presence of granules present in the cytoplasm. तो granules होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं. और उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं इसका जो टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ WBC. तो इसके होते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एज वेल एज मोनोसाइट्स. तो इसका जो परसेंटेज है, उसका जो कैलकुलेशन है, आप लोग BC काउंट कैसे करते हो, आप लोगों का CBC रिपोर्ट में आप लोग कैसे चेक करते हो, ये आप लोग थोड़ा सा जाके देख लीजिए. ठीक है. तो द क्वेश्चन हियर इज एन इंक्रीज इन यूसिनोफिल काउंट और यूसिनोफिलिया इट्स सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट. आप लोग देख रहे हो कि क्वेश्चन जो है इतना मतलब थोड़ा सा इजी वाला जो सवाल है ना उसको ऐसे घुमा के पूछा है कि एक्सेप्ट एक दे देगा. राइट. एक्सेप्ट मतलब आप लोग वहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका जो है कौन सा आंसर सही रहेगा. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें यूसिनोफिलिया यानी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ यूसिनोफिल्स. जब यूसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं आप लोगों के बॉडी में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज यूसिनोफिलिया. तो यूसिनोफिलिया कौन से कंडीशन में नहीं होगा, क्वेश्चन ये पूछा है. स्किन डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल एक्जिमा, पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, allergic diseases such as bronchial asthma, and finally prolonged exposure to X-rays. ये 4 जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने है. मेरे को ये बताइए कि ऐसा कौन सा कंडीशन इसके अंदर में है which will not develop into eosinophilia, यानी इसका मतलब ये होता है कि eosinophilia का कंडीशन ये नहीं है. तो पहला देख लेते हैं स्किन डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल एक्जिमा. एक्जिमा इज एलर्जी कंडीशन होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, रेड कलर का इन्फ्लेमेशन होकर आप लोगों का स्किन में होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्जिमा, जहाँ पे आप लोगों का यूसिनोफिल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं. राइट. ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा. ऑप्शन नंबर बी पे दिया गया है आप लोगों का पैरासिटिक इन्फेस्टेशन. पैरासिटिक इन्फेक्शन के कंडीशन पे भी आप लोगों का क्या होता है, यूसिनोफिल्स जो होता है इंक्रीज. एंड थर्ड में दिया गया है एलर्जिक डिजीजेस सच एज ब्रोंकियल एस्मा. ब्रोंकियल एस्मा में भी बिकॉज दिस इज एलर्जिक कंडीशन आप लोगों का यूसिनोफिल्स बढ़ जाएंगे. और बाकी आप लोगों का रह गया कि ऑप्शन नंबर डी यानी एक्सपोजर टू एक्सरेज. तो एक्सरे में अगर आप लोग एक्सपोज हो रहे हो, क्योंकि सभी लोगों का अगर कोई भी टूट फूट जाता है कुछ भी ऑर्गन उसका बॉडी का, तो आप लोगों को बोला जाता है कि एक्सरे कर लो. तो क्या इस एक्सरे में आप लोगों का यूसिनोफिल्स बढ़ जाएंगे? क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि उस पर तो आप लोगों का कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन नहीं हो रहा, कुछ इन्फ्लेमेशन नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा. तो उस पर आप लोगों का ब्लड सेल जो होता है, जो WBC होगा, जो आप लोगों का यूसिनोफिल्स होगा, इट विल इंक्रीज. राइट. सो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. समझ रहे हो आप लोग कि ये मतलब क्यों हो रहा है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है. नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 14 पे दिया गया है व्हिच इज सिमिलर इन साइज टू स्मॉल लिम्फोसाइट्स. तो गाइस आप लोग देख सकते हो आप लोग कितना डिफिकल्ट क्वेश्चंस पढ़ के स्टडी करके बहुत सारे वैरायटी ऑफ बुक्स आप लोग पढ़ के जाते हो, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि स्मॉल लिम्फोसाइट्स की तरह और कौन सा सेल दिखेगा. ठीक है. तो अगर आप लोगों ने बहुत सारे वैरायटी ऑफ बुक्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है. तो जल्दी से मेरे को ये वाला क्वेश्चन का आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स तो आप लोगों को पता है कि लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं एज वेल एज स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर है आप लोगों ने बुक में पढ़ा ही होगा अच्छे से और देखा भी होगा ऑन डिसीज में और माइक्रोस्कोपी में कि आप लोगों का यूसिनोफिल्स कैसे दिखते हैं, न्यूट्रोफिल्स कैसे दिखते हैं, बेसोफिल्स कैसे दिखते हैं, लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं. और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों को पूछा भी गया होगा कि लिम्फोसाइट्स, लार्ज लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं एज वेल एज स्मॉल लिम्फोसाइट्स कैसे दिखते हैं, तो ये दोनों से अगर आप लोगों ने देख ही लिया है तो आप लोग ये बताइए आप लोगों ने जो स्मॉल लिम्फोसाइट को देखा है वो ऐसा कौन सा ब्लड सेल है विच इज सिमिलर इन साइज टू दैट. तो ऑप्शन सारे जैसे कि प्लेटलेट्स, यूसिनोफिल्स, RBCs, न्यूट्रोफिल्स. तो आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसा कौन सा जो सेल है जिसके साइज जो है सिमिलर टू दैट ऑफ द स्मॉल लिम्फोसाइट्स. तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज RBCs. RBCs ही वैसे ही दिखते हैं जैसे स्मॉल लिम्फोसाइट्स दिखते हैं. राइट.
तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया हमारा। वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करते जाना, कंजूसी मत करना, फ्री में ही होता है, लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसी कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्वेश्चंस पैटर्न क्या है, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज वेल एज आप लोगों का सेमेस्टर के लिए जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट हैं, चैप्टर्स हैं, उसको भी ये वीडियो लेक्चर में ऐसे ही इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 पे दिया गया है, व्हिच प्लेस शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड while collecting blood by capillary method। तो आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन होता है, वेनस ब्लड कलेक्शन होता है, कैपिलरी ब्लड भी कलेक्शन होता है। बट द क्वेश्चन हियर इज, आपने तो किया होगा, फिंगरप्रिंट किया है कि नहीं, सो दैट इज द कैपिलरी मेथड। ठीक है, तो कैपिलरी ब्लड जब आप लोगों ने कलेक्शन किया है, तो क्वेश्चन हियर इज, ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। तो ऑप्शन सारे देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि अवॉइड होता है। का मैं बता दूं, ये अगर हमारा 5 फिंगर होता है, तो ये जो थंब होता है ये होता है आप लोगों का फर्स्ट फिंगर, एंड दिस इज द सेकंड फिंगर, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन दैट इज द लिटिल फिंगर इज द फिफ्थ फिंगर। तो ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है लास्ट डिजिट ऑफ द सेकंड फिंगर, यानी दिस फिंगर। नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है लास्ट डिजिट ऑफ द थर्ड फिंगर, यानी दिस फिंगर, राइट। और उसके बाद आप लोगों को दिया गया है ईयरलॉक ऑफ इन्फेंट्स। तो अगर आप लोगों का इन्फेंट का केस आप लोगों ने कभी हैंडल किया होगा, तो आप लोग ब्लड कहाँ से लेते हो, पता है आप लोगों को, ईयरलॉक से लेते हो, राइट। एंड नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया है लास्ट डिजिट ऑफ द फिफ्थ फिंगर, दैट इज द लिटिल फिंगर का लास्ट डिजिट। तो ऐसा कौन सा प्लेस है जो कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, उस प्लेस में आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए कैपिलरी मेथड को। तो ऐसा कौन सा फिंगर है या फिर कौन सा प्लेस है, आप लोगों को ये बताना है कि इस प्लेस से हमको कैपिलरी मेथड से ब्लड नहीं लेना चाहिए। कौन सा प्लेस है ये, तो दिस इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज लास्ट डिजिट ऑफ द फिफ्थ फिंगर, यानी फिफ्थ फिंगर का जो लास्ट डिजिट होता है, यहाँ से आप लोगों को कैपिलरी मेथड के लिए ब्लड नहीं लेना है, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आप लोगों का जो यूपीएनएसएम का जो क्लिनिकल हेमाटोलॉजी सेक्शन जो 15 क्वेश्चन से आए थे, ये हो गया है कंप्लीट। ठीक है, आप लोग अपना नॉलेज, अपना लेवल देख लीजिए कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, कभी अगर सेंट्रल बोर्ड का आता है तो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर क्वेश्चंस भेजिए, हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे जूनियर स्टूडेंट्स को आप लोग क्या करेंगे ना, इंस्पायर करेंगे, ऐसे ही उनका प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, उनका भी हेल्प हो जाएगा और आपका भी हेल्प हो जाएगा, राइट। तो चलिए चलते हैं, क्लिनिकल हेमाटोलॉजी सेशन तो खत्म हो गया। आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड बैंकिंग का सेशन। ब्लड बैंकिंग में उन्होंने वहाँ पे भी 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, तो चलिए उसका लेवल थोड़ा देख लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज, डी एंटीजन that indicates, D antigen test indicates A and B antigen, B antigen, O antigen, RH group। ये ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो होता है, उससे आप लोगों का क्या होता है ना, आप लोग RH टाइपिंग भी करते हो और ब्लड ग्रुपिंग का पता भी करते हो। आप लोगों ने किया होगा ब्लड ग्रुपिंग के टेस्ट, राइट। जो डी एंटीजन का आप लोग करते हो, एक करते हो ए का, एक करते हो बी का, 3 स्लाइड आप लोग लेते हो, ए स्लाइड, बी स्लाइड एज वेल एज डी एंटीजन के लिए। तो ये जो डी एंटीजन के लिए हम लोग क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी भी प्रेस्क्रिप्शन देखा होगा, वहाँ पे लिखा होगा ब्लड ग्रुपिंग विथ RH टाइपिंग। तो वो RH टाइपिंग आप लोग कैसे करते हो, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन आप लोगों के जैसे कि 4 ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो, तो मेरे को ये बताइए कि डी एंटीजन टेस्ट जो होता है दैट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा वो, बताइए मेरे को। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज RH ग्रुप। तो RH टाइपिंग जो होता है आप लोगों को प्रिस्क्रिप्शन में देखा है, तो टेस्ट करने के लिए हम लोग जो डी एंटीजन डालते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सपोज O पॉजिटिव है, O का तो ब्लड ग्रुपिंग एपीओ ब्लड ग्रुपिंग मेथड में आप लोगों ने देख लिया कि O है, लेकिन D में अगर आप लोग नहीं डाल रहे हो, डी एंटीजन टेस्ट अगर नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि O पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है आप लोगों का खत्म। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, वही ब्लड बैंकिंग से सेकंड क्वेश्चन है, द आइडियल टेम्परेचर फॉर द स्टोरेज ऑफ होल ब्लड इज। तो आप लोगों ने ब्लड बैंकिंग में देखा होगा कि वहाँ पे आप लोगों का आजकल डेवलपमेंट इतना हो गया है कि हम लोग पूरा होल ब्लड अगर किसी को चाहिए तो हम लोग होल ब्लड देते हैं, अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो हम लोग FFP करके, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उसको देखते हैं, क्योंकि जिसको प्लाज्मा चाहिए उसको आप लोगों को RBC WBC प्लेटलेट तो नहीं चाहिए, तो हम लोग क्यों बेकार से उसको वेस्ट करें उसके बॉडी में डाल के। तो
उसको मतलब कहीं दूसरे पेशेंट को जिसका चाहिए होता है उसको भी डाल सकते हैं। जैसे कि हमारा जो थैलेसीमिया पेशेंट होते हैं वो ब्लड लेते हैं, एनीमिया पेशेंट होते हैं वो ब्लड लेते हैं, उनको आरबीसी दिया जाएगा। होता है, डेवलपमेंट बहुत हो चुका है आजकल टेक्नोलॉजी में, राइट। तो इसीलिए अगर होल ब्लड आप लोगों ने कलेक्शन किया है ब्लड बैंकिंग में, तो आप लोगों का जो बैग है, आप लोग कितना टेम्परेचर में वो होल ब्लड को रखते हो। तो ऑप्शन आर -30°C, -20°C, +2 डिग्री टू +6 डिग्री सेल्सियस, +20 टू +25 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस से याद आ रहा है मेरे को, अभी तो विंटर चल रहा है ना। आप लोगों का वहाँ कितना डिग्री टेम्परेचर है? आप लोगों को वहाँ ठंड लग रहा है, या फिर आप लोगों का कितना टेम्परेचर है? या फिर अगर आप लोगों का मतलब माइनस पे है, क्या हम वो -डिग्री में आप लोगों का होल ब्लड को रख सकते हैं, ऐसे ही बाहर रख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फ्रीज? तो मेरे को बताइए। तो चलिए अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सो द आइडियल टेम्परेचर कितना होता है हम लोग होल ब्लड को रखने के लिए? सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस का रहता है उसका आइडियल टेम्परेचर फॉर कीपिंग ब्लड बैग। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर वीडियो को लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप लोगों को दिया गया है, स्टेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड डोनेशन इन केस ऑफ ए हेल्दी डोनर। तो हेल्दी डोनर जो होता है, आप लोग को पता होगा हमारा हेल्थ कैंप चलता रहता है, तो डोनर जो होते हैं वो ब्लड डोनेट करते रहते हैं। तो आप लोगों को क्या पता है कि हेल्दी डोनर जो होता है, एक हेल्दी डोनर हम किसे बोलते हैं? पहले तो उसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा पूरा सारा, हीमोग्लोबिन किया जाता है, उसका वेट जो है वो मिनिमम 50 होना चाहिए, उसका भी किया जाता है। और बाकी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड STDs, उसको HIV, हेपेटाइटिस वगैरह ये सब भी किया जाता है। और उसके बाद पता चलता है कि हाँ दिस इज ए हेल्दी डोनर एंड कैन गिव ब्लड, राइट। तो क्वेश्चन है कितने, अगर किसी ने दिया है ब्लड, तो नेक्स्ट कितने दिन में वो फिर से दोबारा ब्लड दे सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, कितना फ्रिक्वेंसी होना चाहिए? ठीक है, सो द ऑप्शंस आर वंस इन ए ईयर, वंस इन ए मंथ, वंस इन 3 मंथ्स, वंस ए वीक। तो चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो हेल्दी डोनर जो होते हैं ये तो ब्लड दे देते हैं, लेकिन क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोग इतना सारा मतलब अच्छे से खा के हम लोगों ने हमारे पास ब्लड है और हम इसको फ्री में ऐसा डोनेट कर रहे हैं, और बाकी फिर से हमारा अगर एनीमिया हो जाएगा, तो हमारा अगर ब्लड सेल्स कम हो जाएंगे तो हमारा ब्लड कम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन क्या आप लोगों के मन में आता है? तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जितने भी आप लोग जो बच्चे हैं या फिर जो लोग हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उतने हिसाब से आप लोगों का हेल्दी फिर से ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होता है, और एंड यू आर वेरी मच एक्टिव, आप लोगों के लिए बहुत सही है। तो आप लोग क्या कीजिए ना, ब्लड डोनेट करते रहिए। इफ़ यू आर फीलिंग हेल्दी देन यू शुड ऑल्सो डोनेट ब्लड, क्योंकि किसी को हेल्प हो जाता है, किसी के पास जो एनीमिया जो थैलेसीमिया पेशेंट्स होते हैं वो मंथली ब्लड लेते रहते हैं, उनको मतलब चाहिए होता है। जितना आप लोग ब्लड दोगे ना उतना ही ब्लड सेल्स आप लोगों के बॉडी में फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज़ अ वेरी गुड कंडीशन। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन हियर इज कितने फ्रिक्वेंसी में हेल्दी डोनर को देना चाहिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर सी पे जो दिया गया है वंस इन 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स के बाद आप लोग फिर से ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ वेरी हेल्दी इंडिविजुअल, आप लोगों को मलेरिया नहीं हुआ है, HIV नहीं हुआ है, हेपेटाइटिस नहीं हुआ है, एंड यू आर हेल्दी, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को मैंने पहले ही मतलब जब प्रैक्टिस पेपर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करवा रही थी आप लोगों को, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल नहीं बताऊंगी। इन 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच ब्लड एंड एंटीकोआगुलेंट प्रिजर्वेटिव इज प्रेजेंट। तो जो एंटीकोआगुलेंट्स होता है विच इनहिबिट द कोआगुलेशन, तो उसमें जो आप लोगों का अगर दिया गया है 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड, तो 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड कितना होता है आप लोगों को पता होगा, उस पर आप लोग कितना एंटीकोआगुलेंट डालोगे, और उसका जो फॉर्मूला क्या है मैंने आप लोगों को बताया था। तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। 1 यूनिट ऑफ होल ब्लड यानी 450 ml का अगर बैग है आप लोगों का, कितना एंटीकोआगुलेंट आप लोग डालोगे वहाँ पे? कैलकुलेशन कर लीजिए अपने मन से और आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
अगर आप लोगों ने वीडियोस ऐसे ही कंटिन्यूसली देखते रहते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ मतलब कौन सा कंसेप्ट मैं किस वीडियो में बताई हूँ। तो अच्छे से वीडियो को लेक्चर को अपना 10-15 मिनट्स दीजिए, अच्छे से वीडियो लेक्चर को देखिए, पूरा पूरा सुनिए इसको और याद रखिए, क्योंकि आगे एग्जामिनेशन में यही चीज़ें ही काम आते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 450 ml बैग में हम लोग 60 ml प्रिजर्वेटिव डालते हैं ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली, राइट। तो ये क्वेश्चन होने के बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5 है द फर्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम टू बी नोन एंड डिस्क्राइब्ड इज द। तो ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो कि नोन है और फर्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो आप लोगों ने जब ब्लड बैंकिंग जो है फर्स्ट यूनिट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने बनाया था और उसका नाम क्या है। पी सिस्टम, एमएनएस सिस्टम, आरएच सिस्टम एज वेल एज एबीओ सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा नोन वाला सिस्टम कौन सा है, दैट इज द एबीओ सिस्टम, जो कि अभी भी चलता है, राइट। तो एबीओ सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो गया है, हम लोगों ने पूरा 5 क्वेश्चन ब्लड बैंकिंग का बात कर चुके हैं, बाकी जो रह गया है फिर नेक्स्ट हम कल बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम कम है और जितने टाइम में मतलब मेरे पास है मैं आई एम यूटिलाइजिंग फॉर दिस। चलते हैं, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तब तक हम फिर से नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के लिए बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप लोग कोई भी डाउट होता है मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। थैंक यू।